नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। G20 की बैठक खत्म हुई, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को G20 की बैठक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार G20 की बैठक को असफल बनाने में हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अब आने वाले समय में श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। आपको बता दें, 1 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार ने लगातार श्री अमरनाथ यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं को कोई वहां पर संकट ना हो, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का वहां पर कठिनाई ना हो, या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो या कोई बड़ी घटना या हमला ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने और पुलिस ने तैयारियां तेज कर ली हैं। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो भी बड़ी चीज होती है या जो भी अच्छी चीज होती है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की खुशहाली नहीं देखी जाती है। इसलिए पाकिस्तान लगातार इस तरह की साजिशें रचकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो अमन चैन छीनने का काम करता है। हर वक्त ये प्रयास करता है और अपने पाले हुए आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे वो आम आदमी हो, आम जो नागरिक हो, या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए लोग हों, उनको निशाना बनाकर ये चेताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी, अपने पाले हुए जो आतंक है उसको यहां पर भेजने का काम करेगा और जम्मू कश्मीर की शांति पर लगातार निशाना बनाता रहेगा। आज एक बार फिर से एक अपडेट है, अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है 1 जुलाई से। लगातार आतंक से जुड़ी या जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो भी बड़ी खबर रहती है वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। उससे पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर से साजिश रचना जो है वो शुरू कर दिया है कि कैसे अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया जा सकता है, कैसे अमरनाथ यात्रा के बीच जो है वो एक बड़ा हमला करने की फिराक में ये यहां पर पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। बड़े बड़े आतंकी संगठन जो हैं वो इस यात्रा को लेकर अब तैयार हो चुके हैं कि यहां पर यात्रा में खलल डालना है, एक बड़े आतंकी हमले के फिराक में है। आपको बता दें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से सीमा पर जो बैठे आतंकी हैं या जो आतंकी संगठन हैं, उन्होंने खलल डालने के लिए साजिश रचना शुरू कर दी है। और ये पूरी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से मिली है, सोर्सेज के हवाले से मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सैनिकों के बंकरों में लश्कर तैयबा या फिर जैश मोहब्बत के प्रशिक्षित आतंकियों को पनाह दी गई है। स्पेशल जो है इस अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए इन आतंकियों को जो है वो तैयार किया जा रहा है, इनको ट्रेन किया जा रहा है। हर हाल में अगले 1 महीने में, यानी 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लंबी चलेगी और इस दौरान भी आतंकियों की नजर इस यात्रा पर रहेगी। साथ साथ पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है, आतंकियों को अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, और बाहर से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में या सीमावर्ती इलाकों में भी कई सारे आतंकियों को जो है वो प्रशिक्षण दी जा रही है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि कैसे इस यात्रा में खलल डाली जाए। सूत्रों के हिसाब से अगर मैं आपको खबर बताऊं, सियालकोट के नजदीक एक शकरगढ़ है, पुंछ की बात करूं तो वहां पे बिंबर, मीरपुर की बात करूं और कोटली आदि में 30 से 40% प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार किया गया है, यानी ट्रेन किया गया है और लगातार उनको ट्रेन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने पुंछ राजौरी के इलाके में जो हैं वो घुसपैठें भी देखी, कई सारे घुसपैठ हुई और उसमें कुछ ऐसे भी लोग देखे गए जो संदिग्ध थे। हालांकि पुलिस को अभी तक उस मामले में कोई साफ तौर पर अभी इस पर कोई परिणाम जो है वो नहीं मिला है, लेकिन संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल, पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात है। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का बड़ा आतंकी हमला अमरनाथ यात्रा से पहले या अमरनाथ यात्रा के दौरान ना हो, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये आतंकी अगले 15 से 20 दिनों की बात करें तो कभी भी घुसपैठ करने का प्रयास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कठुआ के हीरानगर, सांबा के रामगढ़, राजौरी के नौशेरा और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। ये जगहें जो हैं चिन्हित करके सामने आई हैं, इनको घुसपैठ के लिए तैयार किया गया है, जबकि गोला बारूद, हथियार और नकदी ड्रोन के जरिए भेजने की साजिश रची जा रही है। और लगातार हमने पिछले कई सालों से इस तरह की एक्टिविटीज आतंकियों द्वारा देखी गई हैं और ये बरकरार है। अभी भी जम्मू कश्मीर के माहौल को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
इसके साथ साथ आपको बता दें ओजीडब्ल्यूज जिनका सबसे बड़ा रोल रहता है आतंकियों को पनाह देने में, आतंकियों की मदद करने में, आतंकियों के हथियार या फिर उनको आदान प्रदान करने के उसमें सबसे ज्यादा अगर बड़ा रोल है तो वो ओजीडब्ल्यूज का है। लेकिन ओजीडब्ल्यूज पे लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में रेड्स भी हुई हैं, ओजीडब्ल्यूज को पकड़ा भी है, गिरफ्तार भी किया है जम्मू के अलग अलग जिलों में या कश्मीर के अलग अलग जिलों की बात करें तो इसमें ओजी वर्कर जो है वो अभी से गोला बारूद, हथियार और नकदी जुटा रहे हैं, उनकी मदद में लगे हुए हैं। इसके लिए सीमा पार से हेरोइन भी भेजी जा रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो भी सही या पॉजिटिव या सकारात्मक चीज होती है, कोई भी गतिविधि होती है, वो पाकिस्तान को हजम नहीं होती, चाहे वो G20 हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो विकास से संबंधित कोई भी बड़ा उद्घाटन या शिलान्यास या कोई भी किसी भी तरह की चीजें हो, उस पर पाकिस्तान की जो गंदी नजर है, जो बुरी नजर है, वो लगातार बनी हुई है और अपने पाले हुए आतंकियों को भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर प्रशासन है, केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर यह जता दिया है कि आतंक को कोई भी जगह यहां पर नहीं मिलेगी। जो भी आतंकवाद यहां पर आएगा, जो भी आतंकी यहां पर आएगा, वो सीधा यहां से ऊपर चले जाएगा और ऐसा ही काम सेना ने करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ यात्रा बहुत ही सुगम और सकुशल तरीके से हो, लोग दर्शन करने जाएं और सभी लोग जो हैं अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने जाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरी सहयोगी अत्या आपके सामने आएंगी और अपनी अपडेट रखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अगर हम बात करें फूड ग्रेन स्टोरेज की, तो इंडिया में देखा जा रहा है कि जो स्टोरेज यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं उन्हें काटने के बाद उन्हें जल्दी जो है बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें पैसे भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और स्टोरेज करने के लिए भी कहीं स्कीम जो है वो लाई गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है आज तक नहीं की गई। लेकिन अब कैबिनेट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फैसला लिया जाता है, जहां पर बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड स्टोरेज स्कीम को जो है कैबिनेट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। अब इंडिया की बात की जाए, अलग अलग ब्लॉक्स में जो है वो ऐसे फूड ग्रेन स्टोरेज जो है वो रखे जाएंगे, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है कहीं ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जहां पर फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम्स को जो है अब इंडिया में लाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि हर एक ब्लॉक में इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जहां पर अगर हम बात करें, किसानों को पहले कहीं नुकसान जो है वो देखने पड़ते थे, जहां पर वो अपना जो फूड होता था, ग्रेन्स होते थे, वो उन्हें स्टोरेज नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से कहीं दिक्कतों का सामना जो है उन्हें करना पड़ता था। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते थे, कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स होते थे जिन्हें बेचना पड़ता था और कीमत उन्हें ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि स्टोरेज करने के लिए कुछ था नहीं, तो वो स्टोरेज कहाँ करते, जिसकी वजह से कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उन्हें जो है काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कि इस प्लान में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2000 टन ऐसे गोडाउन्स हैं जो कि हर एक ब्लॉक में रखे जाएंगे, जो कि अगर बात की जाए गोडाउन्स जहां पर जो फूड ग्रेन्स है उन्हें स्टोरेज किया जाता है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, इन्हें जो है गोडाउन्स कहा जाता है, जहां पर जो जितना भी अनाज होता है उन्हें वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और अब हर एक ब्लॉक में ऐसे ही जो गोडाउन्स होंगे वो होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग यूटीज़ है, और स्टेट्स की बात की जाए, स्टेट्स में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है अलग अलग ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स में जो है अब ये गोडाउन्स वहाँ पर रखे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक कमेटी भी फॉर्म की जाएगी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इसके बाद जो है वो फॉर्म की जाएगी। फिलहाल जो है कैबिनेट ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ अप्रूव जो है वो दिया गया है कि इंडिया में अब फूड स्टोरेज स्कीम जो है वो जल्द ही लाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है यहाँ पर कहीं स्कीम्स होती थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न अफेयर की तरफ से भी कहीं से स्कीम्स होती थी। लेकिन अब सभी जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको जो है कन्वर्ट करके अब ये गोडाउन्स बनाएंगे, या फिर जो फूड ग्रेन स्कीम है वो लाई जाएगी। यानी कि पहले भी जो फूड की मिनिस्ट्री ऑफ फूड की तरफ से जितनी भी स्कीम्स लाई जाती थी, और ऑलरेडी जो इंडिया में मौजूद है स्कीम्स, अब उन्हीं स्कीम्स को कन्वर्ट करके
नई स्कीम्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जो नई स्कीम आ रही है फूड ग्रेन स्टोरेज की, अब सारी स्कीम को कन्वर्ज करके इस स्कीम में जो है वो काम किया जाएगा और जितने भी फूड ग्रेन्स है उन्हें यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा, जिससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ फंड्स जो है वो भी कर दी गई। फिलहाल अभी ये चीज़ सामने नहीं आई है कि कितना खर्चा इस पे होगा, लेकिन सभी स्कीम्स को कन्वर्ज करके देखा जाएगा कि आखिर कितना जो खर्चा जो है इस पे आया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक कमेटी भी जो बनाई जाएगी, नेशनल लेवल की कमेटी जो होगी वो बनाई जाएगी, जहाँ पर अभी तो फिलहाल जो है अप्रूव दिया गया है कैबिनेट ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन अभी गाइडलाइंस जो है वो जारी नहीं की है, जहाँ ये कहना है कि इसके 15 दिन के बाद ही, यानी कि कल की बात की जाए, कल ये बड़ा फैसला लिया गया था कैबिनेट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर फूड ग्रेन स्कीम को अप्रूव कर दिया गया था और बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ही गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी, जहाँ पर ये चीज़ सामने आएगी कि आखिर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये स्कीम है फूड ग्रेन स्टोरेज की, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, जहाँ पर देखा जाता है कि इंडिया में कहीं ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, अब ये स्कीम को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जहाँ पर कैपेसिटी की बात करें, फिलहाल करंट जो कैपेसिटी है फूड स्टोरेज ग्रेन्स की वो जो है 1 लाख के करीब है, और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि जब इतने भी गोडाउन्स होंगे हर एक ब्लॉक में जिन्हें लाया जाएगा और कैपेसिटी जो है जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी फूड ग्रेन्स की। अब बताया जा रहा है कि 700 लाख तक जो है वो कैपेसिटी ऐड हो सकती है, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 5 साल के अंदर जो कैपेसिटी है वो और बढ़ सकती है, यानी कि जितनी अभी कैपेसिटी है गोडाउन्स जो है वो लाए जाएंगे, कैपेसिटी जो है जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट का ये प्लान है कि आने वाले 5 साल तक जो है इन्हें और बढ़ाया जाएगा, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसे और बढ़ाया जाएगा। जहाँ पर फार्मर्स की बात करें, जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, जहाँ उन्हें पहले कई नुकसान जो है वो देखने को मिलते थे, जहाँ पर जो डैमेज उनके फूड ग्रेन्स होते थे वो काफ़ी हो जाते थे क्योंकि वो स्टोर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि वो अपना जो फूड ग्रेन्स है वो स्टोरेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब जो अनाज पहले ख़राब होता था अब ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है वो भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सीजनल क्रॉप्स होते थे उन्हें जल्दी भेजना पड़ता था क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि काफ़ी क्वांटिटी में जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उन्हें हर कोई बेचता था और उसे भी किसान को भी उसी प्राइस पे से बेचना पड़ता था क्योंकि काफ़ी कम प्राइस उस टाइम पे होती थी, लेकिन अब वो स्टोरेज कर सकते हैं और जब भी इसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हैं, यानी कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है इससे। इसके अलावा इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी देखा जाता था कि जो सीजनल क्रॉप्स की बात की जाए वो काफ़ी बिक जाते थे और इसकी वजह से शॉर्टेज भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है स्टोरेज किया जाएगा और अब इंपोर्ट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बताया जा रहा है गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट का एक मौका मिलेगा क्योंकि जितने भी फूड ग्रेन्स स्टोरेज लाए जाएंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी उन्हें जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, और एक बड़ा फैसला जो है वो भी बताया जा रहा है कि इस गोडाउन में जितना भी अनाज होगा किसान का, वो यहाँ से अपने अनाज के बदले लोन भी ले सकता है और 70% तक बताया जाता है कि वो लोन जो है वो लिया जा सकता है। और जहाँ पर अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू जो है इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जहाँ पर कैबिनेट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है। कल की बात की जाए, कल ये फैसला लिया गया है जहाँ पर बताया जाता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम है अब इंडिया में लाई जाएगी और 15 दिन के अंदर जो है गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। और जहाँ पर अगर हम बात करें, पहले भी कहीं से स्कीम्स जो है वो लाई जाती है, उन सभी स्कीम्स को कन्वर्ज करके जो है इसमें जो फूड स्टोरेज है इसमें जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी और जहाँ पर काफ़ी फ़ायदा भी है वो हो सकता है। अब देखना बाकी है क्या कुछ चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती है। वहीं पर बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर साहिल केरनी ज्वाइन करेंगे और अगली खबर के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आईपीएल में तो उभर कर सामने आया है और बेहतरीन परफॉर्मेंस से अपनी जगह उसने WTC के फाइनल्स में स्टैंड बाय प्लेयर्स के रूप में बनाई है। ये उन्होंने रिप्लेस किया है ऋतुराज गायकवाड़ को। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ भी एक बेहतरीन ओपनर के रूप में इस टूर्नामेंट में दिखे हैं, पर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल का रहा है। ज़रा रोशनी डालते हैं उनकी जीवनी पर, उनकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कहाँ के रहने वाले हैं और उनके नाम की क्या क्या रिकॉर्ड्स अभी तक हैं। यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में मुंबई और इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं।
वे लिस्ट ए दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2020 अंडर 19 विश्व कप में भारत की अंडर 19 टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर भी रह चुके हैं और उस टूर्नामेंट में उनके नाम मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब रहा था। और 2020 की आईपीएल नीलामी में जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख में साइन किया था, अपने खेमे में शामिल किया था। 2 करोड़ 40 लाख थे। उन्होंने आईपीएल 2023 सीजन में उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता था। जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को सुरियावा भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके अलावा उनके 5 भाई हैं और उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल एक छोटे हार्डवेयर स्टोर के मालिक हैं और उनके मां कंचन जायसवाल एक गृहिणी हैं। 10 साल की उम्र में वे आजाद मैदान में क्रिकेट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दादर मुंबई चले गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ा और मुंबई पहुंचे। चूंकि दादर मैदान से बहुत दूर था, इसलिए वे काला देवी पड़ोस में स्थानांतरित हो गए और जहां उन्होंने निम्न श्रेणी के काम के बदले में एक डेयरी की दुकान में आवास लिया। और बाद में ऐसा देखने को मिला कि उन्हें दुकानदार द्वारा बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वे अपने क्रिकेट प्रशिक्षण के बीच दुकान पर ज्यादा मदद करने में असमर्थ थे। और बाद में वे मैदान में ग्राउंड्समैन के साथ एक तंबू में रहने लगे और जहां उन्होंने गुजारा करने के लिए बाहर पानी पूरी बेचना शुरू कर दी। और 3 साल तक टेंट में रहने के बाद जायसवाल की क्रिकेट प्रतिभा की दिसंबर 2013 में ज्वाला सिंह ने देखा और जो सांता क्रूज में एक क्रिकेट अकेडमी चलाते थे। सिंह ने जायसवाल को अपने अधीन ले लिया और उनके कानूनी अभिभावक बनने और उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करने से पहले उन्हें रहने के लिए जगह प्रदान की गई। जायसवाल पहली बार 2015 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने जायल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन की पारी खेली और इस टूर्नामेंट में 1399 रन बनाए, जो कि स्कूल क्रिकेट में एक ऑलराउंड रिकॉर्ड था जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई की अंडर 16 टीम में और उसके बाद भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया। जायसवाल अंडर 19 एशिया कप 2018 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, जिसे भारत ने जीता। और उसके बाद 2019 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंडर 19 के खिलाफ यूथ टेस्ट मैच में 220 गेंदों में 173 रन की पारी खेली थी। उस वर्ष के बाद उन्होंने इंग्लैंड में अंडर 19 त्रिकोणीय श्रीलंका में 7 मैचों में 294 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल थी। दिसंबर 2019 में उन्हें 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया। वे टूर्नामेंट में अग्रणी स्कोरर बने और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक भी बनाया था। हालांकि वो टूर्नामेंट इंडिया जीत नहीं पाया था, उनको हार मिली थी, पर इस खिलाड़ी ने लगातार बेहतर परफॉर्मेंस किया और उसके बाद ये राजस्थान रॉयल्स में चुने गए थे। इस फाइनल के बाद ये खिलाड़ी का कुछ ऐसा आपको बताया गया कि इस खिलाड़ी ने कहां से शुरुआत की थी और ये कहां तक पहुंचा और बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर ये सामने आया था, यशस्वी जायसवाल। और इसकी तारीफ तो हम क्या करें, क्योंकि WTC में इसको शामिल किया गया, ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर किया गया, उसकी जगह इनको लाया गया और अभी स्टैंड बाय प्लेयर्स में इनको रखा गया है। देखने वाली बात ये होगी क्या ये प्लेइंग में खेल पाएंगे। हालांकि प्लेइंग में खेलना मुश्किल ही है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तभी इनको जगह वहां पर दी जाएगी। पर फिलहाल ये छोटा सा इनकी जीवनी के ऊपर आपको बताना था कि इस खिलाड़ी ने कहां से शुरुआत की और 10 साल की छोटी उम्र में ही ये अपना घर बार छोड़कर मुंबई पहुंच के एक क्रिकेटर बनने के लिए, ये था इनका सफर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जसलीन कौर हमारी सहयोगी आप तक पहुंचाएंगी और आपको बताएंगी अगर आपको हवाई सेवा की यात्रा करनी है तो उसमें आपका अब वेट भी तोला जाएगा। साहिल के नहीं तो बढ़ते हैं अगली खबर की और अब बात करेंगे जिस तरह से मेरी सहयोगी ने आपको मेरी खबर के साथ रूबरू करवाया है कि अगर आप बात करें तो अगर आप हवाई यात्रा जो है कर रहे हैं तो इससे पहले आपका वजन जो है वो यहाँ पर तोला जाएगा। आखिर वजह क्या है वो आपको बताएंगे। हालांकि ये अभी भारत में इस चीज़ की अगर बात करें तो शुरुआत नहीं हुई, पर न्यूजीलैंड एविएशन की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर खुलासा किया है और क्या कुछ बताया वो जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी यात्री जो है हवाई
के जरिए जो है यात्रा करेंगे उनका जो है वजन जो है वो पहले किया जाएगा। और ये वजन जो है फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले जो है ये किया जाएगा। और अपने हालांकि ये बताया गया है कि ये तमाम चीज़ें जो है रिकॉर्ड्स में इसे किसी के साथ भी जो है शेयर नहीं किया जाएगा। और हवाई जब ज़रा सोचिए कि अगर फ्लाइट से बैठने से पहले अगर आपका वजन किया जाएगा, हालांकि कुछ लोगों को बड़ा अजीब भी लगेगा कि क्यों उनका इस तरह से वेट जो है किया जा रहा है। वो जानकारी भी देंगे कि आखिर न्यूजीलैंड एविएशन ने ये इतना बड़ा फैसला जो है वो क्यों लिया है। पर इससे पहले ये बताया जा रहा है कि कई लोग जो है इस बात से सुनकर जो है सहमत नहीं भी हैं, उनके लिए कुछ अटपटा है कि क्यों उनका वजन जो है वो नापा जाएगा। पर फिलहाल बता दूं कि ऑकलैंड एयरपोर्ट की बात करें, यानी कि अगर आप वहां से फ्लाइट ले रहे हैं तो उससे पहले आपका जो है जितने भी यात्री वहां पर होंगे उनका वजन जो है वो कराया जाएगा। और खबर ये भी है कि जो मीडिया एजेंसीज के हवाले से जो खबर सामने आई कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें तो इस योजना को 2 जुलाई से जो है लागू कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड का सिविल एविएशन विभाग यात्रियों के बारे में जो है डाटा वो तैयार कर रहा है और इसके लिए सर्वे कर रहा है। और इस सर्वे के तहत ही जो है इन तमाम यात्रियों का वजन जो है वो तोला जाएगा। फिलहाल इसके तहत बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो वेट लोड और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि वेट लोड और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसके लिए एक डाटा जो है वो तैयार कर रही है। और इस सर्वे को यात्रियों जितने भी पैसेंजर्स लोड सर्वे है उसके नाम से भी जाना जाता है और ये नाम दिया गया है सर्वे को। और इस डाटा की मदद से जो है फ्लाइट को प्लान लैंड कराने में आसानी जो है वो होगी और यात्रियों को पहले अपना वजन करना होगा। और इस डाटा को बहुत ही गोपनीय जो है वो रखा जाएगा, यहाँ तक कि इसे एयरपोर्ट पर भी डिस्प्ले जो है वो नहीं किया जाएगा। अब दूसरी वजह कि आखिर ये किया क्यों जा रहा है, अब ये भी आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड ने बताया कि हेल्थ रिपोर्ट जो है न्यूजीलैंड की, उसमें ये सामने आया है कि वहाँ पर तेज़ी से मोटापा जो है वो बढ़ रहा है और लोग लगातार मोटापे के शिकार हो रहे हैं। और देश में मोटापे की दर करीब अगर बात करें तो 34% जो है वो बढ़ चुकी है। और हालांकि एयरपोर्ट पर होने वाले वजन की बात करें तो विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा और अपना वजन कराने से किसी को भी डरना जो है वो नहीं चाहिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट आई उसमें बताया गया है कि 34% से तेज़ी से जो है न्यूजीलैंड में लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी ओर अगर बात करें जो भी हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, यात्रियों की बात करें, पैसेंजर्स की बात करें, तो जब भी वो फ्लाइट लेंगे ऑकलैंड एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ से सबसे पहले उनका वेट जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। और हालांकि ये बताया जा रहा है ये डाटा एक सर्वे के जरिए किया जा रहा है कि पायलट की बात करें तो वो कितने स्मूथली जो है लैंडिंग कर सकता है और इसमें कि कितना लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं सर्वे में की जाएंगी। एक शुरुआत की है एक सर्वे के जरिए कि किस तरह से वेट के जरिए भी जो है नॉर्मल लैंडिंग जो है वो की जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये सर्वे के खिलाफ भी हैं क्योंकि उनका वेट इस तरह से तोला जाएगा। पर हालांकि एयरलाइंस का ये साफ तौर पर कहना है कि ये जितना भी सर्वे किया जाएगा, जो भी डाटा होगा वो किसी से भी शेयर नहीं किया जाएगा, वो गुप्त ही रहेगा, ना ही वो एयरपोर्ट पे डिस्प्ले होगा, ना ही किसी और पैसेंजर को आपके वेट के बारे में पता चल पाएगा। पर सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए और इस सर्वे को करने के लिए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से तेज़ी से वेट बढ़ रहा है और इसका असर जो है फ्लाइट्स में भी देखने को मिलेगा, तो ये एक सर्वे इस तरीके से किया जा रहा है ताकि लोग भी नाराज़ ना हो और डाटा भी जो है वो खुफिया रह जाए। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर 1 जुलाई से बात करें तो हो सकता है इसे वहाँ पर उस तरीके से लागू जो है वो भी कर दिया जाए। हालांकि भारत इस चीज़ में अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी इस चीज़ को लेकर सामने नहीं आया, पर फिलहाल न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पर ज़रूर सिविल एविएशन की तरफ से ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे जेके चैनल। नमस्कार।